पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सबसे पहले तमाम प्रेस के साथियों को इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन में बहुत बहुत धन्यवाद और क्षमा प्रार्थी कि चूँकि समय में कुछ कन्फ्यूजन हो गया था 1:30 और 2 बजे, लेकिन आप लोग समय पर आ गए और आप लोगों का बहुमूल्य समय हम लोगों के निर्णय के वजह से लप्स हुआ। जो समय को मैं लौटा नहीं सकता हूं, इसलिए मैं आप सबों का क्षमा प्रार्थी हूं। चूँकि आज पूरे देश में जिस तरह से तानाशाही चल रहा है और विरोधियों को प्रश्न करने के लिए किसी न किसी विरोधियों के प्रति छाया जा रहा है, और चूंकि सरकार में आने के पहले ही भाजपा समर्थित लोगों ने और भाजपा के नेताओं ने कहा था कि आने के बाद मैं राहुल जी, सोनिया जी को ऐसा सबक सिखाऊंगा। लेकिन जो गांधी परिवार देश के आज़ादी और देश के सृजन में जो अपनी तमाम त्यागता के बावजूद दो लगाया, 11 साल में किसी तरह का कोई आरोप हमारे नेता पर नहीं लग पाया, तो अंत में हमारा ही पेपर, हमारा ही पैसा और उसी में हम कैसे घोटाला कर सकते हैं, यह समझने की बात है। और उसी विषय पर जो चार्जशीट दायर किया गया है हमारे नेता पर, तो आज पूरे देश में AICC कमेटी की ओर से हर एक जिला प्रदेश मुख्यालय में नेशनल हेराल्ड पर प्रेस संवाददाता रखा गया है। नेशनल हेराल्ड के इशू पे एक चीज़ को समझिए कि नेशनल हेराल्ड जो पेपर था वो अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू 3 नाम से निकलता था। जंगे आज़ादी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उस पेपर का आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। और नेशनल हेराल्ड का जो कंट्रीब्यूशन रहा है जंगे आज़ादी में, मेन लड़ाई वही है, ये विचारधारा के लोगों की जो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी टारगेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी पे। मैं आपसे एक पॉइंट सिर्फ कहता हूँ कि जिस परिवार ने आनंद भवन जैसी और स्वराज भवन जैसी संपत्ति सरकार को दे दी, उस परिवार को किसी चीज़ का कोई लोभ नहीं है। ये तो शुरुआत तब हुई कि जब राहुल गांधी जी आदरणीय मोदी जी के घर पहुँच गए और राष्ट्रीय अधिवेशन जब गुजरात में हुआ और वहाँ पे तमाम पदाधिकारियों को लगाया गया कि अब गुजरात के लोग अपनी आप बीती बताने लगे, तो ये जो बैठे हैं जिनकी मानसिकता फासिज्म को मानने वाले लोग हैं वो विचलित हो गए। तो उन्होंने अब कहा मीडिया में चलाने के लिए कि भाई हमने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर चार्जशीट किया है। तो चार्जशीट किस पे होता? मनी लॉन्ड्रिंग का केस है सर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला तो हुआ नहीं है। नो प्रॉफिट की एक कंपनी बनी है जिसमें उस नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए उसको ट्रांसफर किया गया, उसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिशियरी तो है नहीं। तो ये बिल्कुल ये जो मुकदमा और चार्जशीट है ये बिल्कुल न्यायालय में टिकेगा नहीं। ये सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए और वेंडेटा की पॉलिटिक्स के तहत इन्होंने इस तरह का काम किया है। जिस तरह से पूरे देश में एक आतंक का माहौल कायम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग पूरे देश में 21 से 24 तारीख तक 57 जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चयनित या मनोनीत लोग जो हैं पूरे देश भर में आज मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी और ईडी के गठबंधन के खिलाफ हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उसी निमित्त हमारे नेता, हमारे पूर्व प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुझे गया की जिम्मेदारी दी गई है। 56 इंच की छाती रखने वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनका छाती तोड़ने के लिए हम लोगों ने 56 सीटें लाने का काम किया और फिर से एक बार झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाई। जो भी अभी तक केस हुए हैं, मुकदमे हुए हैं ईडी के द्वारा, उसका नतीजा क्या निकला है? 5000 से ज्यादा मुकदमा करते हैं, नतीजा 0 है। 2 मामलों में आज तक कन्विक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक वसूली एजेंसी बन गई है। सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो वसूली करना है, या अगर
पैसे की वसूली नहीं हो सकती है तो नेताओं को वसूल करके उनको भारतीय जनता पार्टी के गोद में ले जाके बैठा देना है। आपने देखा है, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, देश का कोई कोना हो, जहां ईडी के छापे पड़े, जो नेता बेईमान थे उनको किसी न किसी तरह से अपने पाले में ईडी से डरा करके करने का काम किया गया और वो एक बार फिर दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 11,000 किलोमीटर पूरे देश का दौरा किया है और लोगों के दुख दर्द को समझने का काम किया है और लोगों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उनको देख के राहत महसूस करता है। तो वैसे में आप जानते हैं डराने की भी कोशिश होगी, धमकाने की भी कोशिश होगी, लेकिन ना हम डरने वाले लोग हैं, ना झुकने वाले लोग हैं। हम लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं और इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि इस पूरे मामले को पूरी तरह से आप सबों को बताना है, क्योंकि जो हालात बने हैं देश में, जिस तरह से मीडिया को हाईजैक किया जा रहा है, गलत फीड दे करके गलत बातें चलवाई जाती है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर एजेएल जो मामला हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी डूब रही है, हम दूसरी कंपनी बना करके और अपनी कंपनी को मदद करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या है? कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई? कौन से विदेशों में पैसा चला गया? क्या हुआ? तो ये बताने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ हैवोक क्रिएट करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। आप सबों को, चूंकि ये जो एजेएल का मामला है आप लोगों को लिखित रूप से तो दे ही रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं कि जो हमारे नेता थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, रफ़ी अहमद किदवई जैसे स्वतंत्रता सेनानी 1937 में इस अखबार को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लाने का काम किया ताकि वो अखबार देश की आवाज बन सके और देश की आवाज बनी। देश को आज़ादी दिलाने में अगर किसी अखबार का महत्वपूर्ण योगदान रहा तो वो सिर्फ नेशनल हेराल्ड का रहा है। अब उससे लोगों को परेशानी हो रही है कि जब तमाम चीज़ों को हम खत्म करते जा रहे हैं, जब आरएसएस के लोग नाथूराम गॉडसे की हत्या तक कर दे रहे हैं, अब उनके विचारों की हत्या करना है, जो हम मीडिया के माध्यम से जो हम अपनी बात रख सकते हैं। चूंकि जिस तरह से हाईजैकिंग शुरू हुआ है, ठीक है, मालिकान जो करते हो करेंगे, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि आज भी पत्रकार जो हैं, जो श्रमजीवी हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं और सच का आईना दिखाने का जरूर प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग पूरे देश में प्रेस के सामने जा रहे हैं, अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। आप देखें कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो कैसे लगा था? मैं तो ये कहता हूं कि आरएसएस के मिलीभगत से अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। चूंकि आरएसएस जो थी अंग्रेजों की अनुषंगी इकाई थी और इसलिए देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने कर दिया कि हम अंग्रेजों के चापलूसी करते थे और आपने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया, तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं और इसलिए देश में या दुनिया में रहने के लायक नहीं, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। फिर हम लोगों ने 37-38 में जो एजेएल की स्थापना मूल रूप से पब्लिक लिमिटेड न्यूज़पेपर कंपनी में की गई थी। उनका उद्देश्य संघर्ष का मुखपत्र बनाना था, ना कि मुनाफा कमाना था। आज के दौर में आप देख रहे हैं किस तरह से मुनाफा कमाने का दौर चल रहा है और उस दौर में कोई पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए जो भी खबर प्लांट कराया जाता है वही खबर चलती दिखाई देती है। अभी एक संदर्भ लेना चाहूँगा। आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश दौरे पर हैं और उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पे कुछ कहा है। उस पर जो मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, अरे अब ग्लोबल दुनिया है,
यहाँ आप कहते हैं कुछ तो विदेश तक जाती है, और विदेश में कहते हैं तो पूरे दुनिया तक जाती है। प्रधानमंत्री जा करके हमारे तमाम महापुरुषों के बारे में आलोचना करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। यही तो बात है कि हमने अपना पैसा दिया 90 करोड़ रुपया उसको जिंदा करने कि नहीं, ये है। फिर उसके बाद जो कितने पन्ने, 5000 पन्ने का सुना है कि वो भी चार्जशीट तैयार किए हैं, वो आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो जिस तरह से बातें कही जा रही है वो पूरा झूठ का पुलिंदा है, और इसमें आपको पूरी बातें विस्तार से लिखी हुई है कि किस परिस्थिति में हम लोगों ने कंपनी बनाई, फिर उसको हेल्प किया, हमारी पार्टी से जो हमको चंदा मिलता है उससे हमने मदद की। अब इनको दिक्कत है कि आप किसी अखबार को क्यों जिंदा करना चाहते हैं, हम अखबार को मारने में लगे हुए हैं, हम मीडिया को स्वतंत्र से गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए इस तरह की कवायद की जा रही है। इससे सीधा संदेश अखबार वालों के लिए भी है, पत्रकार मित्रों के लिए भी, और जो मीडिया कंपनी बड़ी बड़ी लोग चलाते हैं उनके लिए भी है कि हम जब कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अखबार को जीते जी मार सकते हैं, तो आप लोग किस बात का गुमान रखते हैं कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता कर लेंगे? इसलिए ये एक तरह का। ठाकुर साहब जी, लखनऊ जो आपका 1992 में ही ये समस्या में आ गई, वहाँ के कर्मियों की समस्या था, वेतन के जो मामले थे 1992 में थे। बिल्कुल, मुझे अंदाज है कि उस समय सरकार भी आपकी थी। हाँ। तो फिर ये समस्या कैसे हो गई थी? उन कर्मियों के, अखबार के कर्मियों के वेतन कैसे लंबे समय तक पड़े हुए? नहीं, देखिए सर, इससे इतर कर देते हैं कि सरकार हमारी थी, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं था। 1992 से जिस तरह से लगातार कई कर्मियों की छटनी भी हुई, बावजूद जब अब ऐसा लगा कि बिल्कुल मृत प्राय हो जाएगा, तो इस पर फोकस किया गया। आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा संगठन में भी कई तरह के अभी नजदीक में बदलाव किए गए हैं। कई बार लगता है कि मोनोटोनस चलते रहे और उस पर कहीं न कहीं गिरावट आती जा रही है, तो ऐसे में हम लोगों को कदम उठाने पड़ते हैं, और वो हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, जो एजेएल के लोग थे उन लोगों ने सोच समझ करके उठाया कि कैसे आज आप देख रहे हैं वो जितनी संख्या में प्रिंट होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है, बहुत रही है। तो उस निमित्त हम लोगों ने फैसला लिया था, और उस संदर्भ में पूरी जानकारी आपको हम लोग इसमें दिए हैं। और अगर कोई सवाल हो, कलाई पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, सभी लोगों के संदर्भ में जब बुराई करते हैं तो वो विदेश दुनिया में उससे कोई भारत का नुकसान नहीं होता है, लेकिन आज इनको लगता है कि नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे तो 2002 से 2011 के बीच में संस्था को बचाने के लिए बैंक चेक के माध्यम से हम लोगों ने 100 छोटे छोटे किस्तों में 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अखबार की खराब वित्तीय स्थिति के कारण नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों, यानी कि अखबार के कर्मचारियों का, अखबार के पत्रकारों का वेतन मिलने में बहुत देरी हो रही थी। उसको दुरुस्त करने के लिए वह नेशनल हेराल्ड को सिर्फ एक अखबार नहीं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और गणतंत्र के मूल्यों पर आधारित अखबार मानती थी, इसलिए उसको बचाने का प्रयास किया गया। और जो दौर चल रहा था उसमें नेशनल हेराल्ड और संडे नवजीवन को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी था, और उसलिए ये सारी चीज़ें की गई थी। इसमें हम लोग इतना ही कहेंगे कि जो हुआ वो अखबार को बचाने के लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई, और उसमें तरह तरह के सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जो उन्होंने दायर किया 2020 में, और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, अपनी खुद की जिरह पर रोक लगाने की मांग भी की, और बदले में अपने ही मामले में खिलाफ किया। इससे पहले 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की चुनाव आयोग में की गई शिकायत को खारिज कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा
29B और 29C के तहत इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई राजनीतिक दल अपने फंड का उपयोग कैसे कर सकता है। मतलब अगर हम अपने दल के पैसे से अगर अखबार चलाना चाहते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उस पर ऑलरेडी फैसला आया हुआ है। बावजूद आपने देखा किस तरह से पिछले दिनों आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुला करके ईडी में पूछताछ की गई और सभी बातों से संतुष्ट होने के बाद लगभग आप देखेंगे तो 1.5-2 बरस के बाद फिर से ये प्रक्रिया चालू की गई। तो जो हम लोग नारे लगाते हैं कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, उस कार्रवाई के तहत फिर से एक बार ईडी को आगे किया गया है और हमने पूरी कोशिश की है, हमने पूरा मुकम्मल जवाब देने का। आपने देखा पूरे देश में किस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ ईडी के मुख्यालयों पर, और हम लोगों ने जब विरोध जताया तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जो निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दिवालियापन उनका दिखा रहा है, या यूं कहिए कुछ मनोचिकित्सकों से बात की थी तो उन्होंने कहा गर्मी और अहंकार का जब मिश्रण हो जाता है तो व्यक्ति इस तरह की बातें करने लगता है। शायद उसके शिकार हुए हैं। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कहते हैं कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है उनके बयान से। अगर बयान से मतलब नहीं है तो उनसे भी मतलब नहीं रखना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे वो किसी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब के बारे में बोल सकते हैं, कैसे वो अरोड़ा साहब के बारे में बोल सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन ये सीधी बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी का मूल काम आज के समय में जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल में जो क्रूड ऑयल में कमी आई जो रेट में, उसके बावजूद किस तरह से दाम बढ़ा करके पेट्रोल डीजल को बेचना है, यही सरकार का काम रह गया है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने संविधान बनाया है, हमें संविधान बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस तहत हम लोग चूंकि मीडिया को, हम जो मीडिया के साथी हैं उनको चौथा स्तंभ मानते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचे। हम लगातार इस तरह के आयोजन करके आपके माध्यम से भी और सड़क, सदन और न्यायालय के माध्यम से इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि आप जो अहंकार में चूर होकर के इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं उससे बाज आइए। लोकतंत्र को जिंदा रखने दीजिए, संविधान को जिंदा रहने दीजिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत के बाद कुछ दिया है उसको तोड़ना मरोड़ना बंद कीजिए, उसमें नुक्ताचीनी निकालना बंद कीजिए। तो उस निमित्त आप लोगों से लगातार मुलाकात होती रहेगी। मैं इतना ही कहूँगा और अगर आपका कोई सवाल होगा तो उसका जवाब दूंगा। मोदी और भाजपा हम लोगों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। संदर्भ यही था कि जो चार्जशीट हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए हुआ है। तो इस पर आज जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान आया है कि चूंकि कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर ये करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, तो निसंदेह वो देश के मतलब अहित कर रहे हैं, अहितकारी हैं। नहीं देखिए, चूंकि मांझी जी कृपा के पात्र हैं, अब अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? उनको आगे किया। देखिए किस तरह की भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है कि खड़गे साहब ने बोला है इसलिए मांझी जी को आगे कर दो। मांझी जी विदेश तो ले नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री जी, तो मांझी जी यही बैठ करके अपनी खींच मिटा रहे हैं और कुछ नहीं। विदेश लगातार उनके प्रधानमंत्री भी दौरा करते हैं, लगातार वो अपनी बातें कहते हैं, लगातार जो जिस देश को लोगों ने आज़ाद कराया, जिन लोगों ने, वो हमारे पूर्वजों को सरेआम सब कुछ कहते हैं। उस समय मांझी जी के जुबान से बात नहीं निकलती है। थोड़ा रुक जाइए, मांझी जी भी खिलाफ बोलेंगे, थोड़ा स्वार्थ की पूर्ति में कमी आने दीजिए। अभी चुनाव है, उसके बाद देखिए आगे होता है, तब क्या बोलते हैं।